बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का चैप्टर है हमारा। और आउटकम्स जो हैं वो आज के लेक्चर के उसमें हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर की बात करनी है और इसी टॉपिक में फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डिफ़ाइन करना है और साथ में हमने उसके यूनिट्स को भी डिफ़ाइन करना है। कल के लेक्चर में जो इसका प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पे बात की थी और हमने वायर की मैग्नेटिक फील्ड और साथ में सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पे बात की थी। तो आज का जो लेक्चर है उसमें जो है हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर की बात करेंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारा है कि मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपके साथ एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस वायर पे एक फोर्स अप्लाई होता है और उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। सो इसकी हम जो है डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी कर लेते हैं कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर is placed inside an external magnetic field, then a force is applied on that wire. ठीक है, और उसका जो आपके साथ मैथमेटिकल फॉर्म है उस फोर्स का, तो वो आपके साथ जो है वो आपके साथ है मैग्नेटिक फोर्स इज़ इक्वल टू I इंटू B क्रॉस L। मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट आपके साथ है और क्रॉस प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं तो आपको पता है कि उसमें साइन थीटा आता है, तो ये हो जाएगा IBL साइन थीटा और साथ में n यूनिट वेक्टर आ जाएगा। और इस n यूनिट वेक्टर का आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करता है। मतलब यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आपने मैग्नेटिक फ़ोर्स की अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो भी आप इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो वो भी इस फार्मूला से फाइंड हो सकती है। अब अगर मैग्नीट्यूड आपको चाहिए तो मैग्नेटिक फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड आपके साथ होगा IBL साइन थीटा, और अगर आपको मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन चाहिए तो वो यहाँ पे शो हुई है n यूनिट वेक्टर से। और स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट में जो ये n यूनिट वेक्टर होता है ये दोनों इंडिविजुअल्स को, मतलब B को और L को, दोनों को ये परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन होगी ये परपेंडिकुलर टू B होगी, और साथ में यही मैग्नेटिक फ़ोर्स की जो डायरेक्शन होगी ये आपके साथ L को भी परपेंडिकुलर होगी। तो या आप इस तरह कर सकते हैं या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ़ोर्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ़ोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन विच कंटेन्स B एंड L। मतलब उस प्लेन को आपके साथ मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी
जिस प्लेन में आपके साथ क्या मौजूद है, बी एंड एल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स अब जो है इसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फ़ोर्स कैसे किसी वायर पे अप्लाई होता है। तो इस टॉपिक का हम जो है एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप कंसिडर करें कि आपके साथ एक नॉर्थ पोल है। लेट्स सपोज़ ये आपके साथ एक नॉर्थ पोल है और इसी तरह आपके साथ जो है फिर एक साउथ पोल है। तो आप कंसिडर करें कि ये जो है आपके साथ एक साउथ पोल है और इस नॉर्थ से साउथ की तरफ आपके साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आपके साथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम जो है एक वायर को गुजारते हैं। या आपके साथ जो है लेट्स सपोज़ इसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से हमने एक वायर को गुजारा और आप कंसिडर करें कि ये जो वायर की लेंथ है ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। और स्टूडेंट्स इस वायर को हमने एक बैटरी के साथ क्या कर दिया है, इस वायर को हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो लेट्स सपोज़ आपके साथ जो है ये यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है और इस वायर को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो जिसकी वजह से इस वायर में आपके साथ क्या फ़्लो हो रही है, इस वायर में आपके साथ करंट फ़्लो हो रही है और ये करंट की डायरेक्शन हमने जो है वो शो कर दी है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें कि स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है। तो अगर हम इसके मतलब पूरे स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करें तो अब आपको रीज़न का पता चल जाएगा कि इस वायर पे फोर्स क्यों अप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 1 आपके साथ है कि ये जो आपने मैग्नेट लगाया हुआ है, लेट्स सपोज़ आपने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाया हुआ है। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट का काम क्या था कि उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ने एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर दी है, जो आपको इन लाइंस के ज़रिए नज़र आ रही है। तो ये तो स्टेप नंबर 1 था। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 ये है कि जब आपके साथ वायर से करंट गुज़रने लगी, जब वायर से करंट गुज़रने लगी तो वो वायर भी क्या बन गया, वो वायर भी आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। ठीक है, और जब आपके साथ वायर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो उसने अपनी भी एक फील्ड बनाई। लेट्स सपोज़ उस फील्ड को हम कह देते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। तो एक जो फील्ड थी वो अप्लाइड फील्ड थी और दूसरी फील्ड कौन सी बन गई, इंड्यूस्ड फील्ड। अब ये दूसरी फील्ड जो बनी है ये सिर्फ जो है करंट की वजह से बनी है और वो भी अगर हम यहाँ डायग्रामेटिकली शो कर दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मतलब जो वायर फील्ड बनाती है वो सर्कुलर फील्ड बनाती है। और आपके साथ जो राइट हैंड रूल होगा तो राइट हैंड रूल में आपको पता चल जाएगा कि इस सर्कुलर फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि ये करंट जो है डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है। तो आप राइट हैंड ग्रिप रूल से इसकी डायरेक्शन आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, इसकी करंट जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अच्छा, अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, स्टेप नंबर 3 में ये जो ऑलरेडी 2 मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई हैं, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और दूसरी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगी। आपके साथ एक है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और दूसरी आपके साथ कौन सी है, वो है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो आपके साथ अप्लाइड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है
ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे। अब जब ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे ये दोनों फील्ड्स, तो आपके साथ क्या सिचुएशन होगी कि एक रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगी ये एक दूसरे को, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करके उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड के इफ़ेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे रीजन में एक दूसरे को अपोज करके वहाँ मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देगी। मतलब आपके साथ जब ये दोनों फील्ड्स इंटरेक्शन करेंगे तो एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी और दूसरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब आपके साथ दो फील्ड्स इंटरेक्शन करते हैं तो वहाँ से फिर फोर्सेस वजूद में आते हैं। तो ये जो दो फील्ड्स इंटरेक्शन करेंगे यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो वजूद में आ जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। मतलब आपके साथ मैग्नेट जो होगा, मैग्नेट फोर्स अप्लाई करेगा, मैग्नेटिक फोर्स किस पे, ऑन वायर पे, और वायर क्या करेगा, वायर आपके साथ उतना ही मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा किस पे, ऑन मैग्नेट, और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस अपोजिट होंगे। और याद रखिए इस फोर्स की या मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फोर्स की आपके साथ जो डायरेक्शन होती है इज़ ऑलवेज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो हमने पॉइंट नंबर 3 में ये दो बातें की थी, यहाँ से आपको फोर्स की डायरेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है। तो ये आपके साथ वो स्टेप बाय स्टेप रीजंस थे इस मैग्नेटिक फोर्स के। मतलब एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है कि आपके साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बन गया। दूसरा स्टेप ये था कि जब आपने करंट गुजारा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया। तीसरा स्टेप क्या था कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने आपस में इंटरेक्शन की। तो जब आपस में इंटरेक्शन की तो मैग्नेटिक फ़ोर्स वजूद में आया, और ये मैग्नेटिक फ़ोर्स न्यूटन थर्ड लॉ की तमाम प्रॉपर्टीज़ को ओबे करेगा। मतलब मैग्नेट अपने फील्ड की वजह से वायर पे फोर्स अप्लाई करेगी और वायर अपने फील्ड की वजह से मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगा, और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, वो मैग्नेटिक फ़ोर्स ऑन वायर का टॉपिक है। मतलब हमने वो मैग्नेटिक फ़ोर्स फाइंड नहीं करना जो मैग्नेट पे अप्लाई हुआ है, और हमने वो मैग्नेटिक फ़ोर्स फाइंड करना है जो असल में किस पे अप्लाई हुआ है, वायर पे अप्लाई हुआ है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ। अब ज़रा हम जो है इसका जो फार्मूला है IBL sin थीटा, उसके जो है वो प्रूफ की तरफ ज़रा आते हैं और उसको देखते हैं कि उसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो आपके साथ मैग्नेटिक फ़ोर्स का फार्मूला है IBL sin थीटा, अब इसको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए तो हमें 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्ज़र्वेशंस हुई। बल्कि हमें जो है 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्ज़र्वेशन नहीं हुई, हमें 4 एक्सपेरिमेंटल ऑब्ज़र्वेशंस हुई। अच्छा, आपके साथ पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्ज़र्वेशन जो थी वो ये थी कि ये जो आपके साथ मैग्नेटिक फ़ोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब ये जो आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड है ये वाली, इसको वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और स्टूडेंट्स, इसका रीज़न बहुत लॉजिकल है कि जितनी आपके साथ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी
तो उतनी इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगी, और जितनी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके साथ मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसी तरह ये पहली एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी, इसको हम कह देते हैं नंबर 1। फिर ये बात भी हमें एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व हुई कि मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट को। अच्छा, करंट को क्यों प्रोपोर्शनल है, वो भी बात लॉजिकल है कि अगर ये करंट आपके साथ ज़्यादा होगी तो ये करंट की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो भी स्ट्रांग बनेगी। अगर करंट की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग बनेगी तो इंटरेक्शन भी स्ट्रांग होगा, इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी तो फोर्स भी स्ट्रांग होगा। ये करंट की जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हमने प्रीवियस लेक्चर में फार्मूला पढ़ा था, μ0 डिवाइडेड बाई 2 पाई I डिवाइडेड बाय R। तो ये करंट की इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तो करंट को प्रोपोर्शनल है। तो अगर करंट ज़्यादा होगी तो फील्ड भी ज़्यादा होगी, और इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगी, और फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो ये भी आपके साथ एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी। और तीसरी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन थी वो ये देखी गई कि इस मैग्नेटिक फोर्स का आपके साथ लेंथ के साथ भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है। अब लेंथ के साथ क्यों डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन उस लेंथ की बात यहाँ हो रही है जिस लेंथ में आपके साथ इंटरेक्शन पॉसिबल है। मतलब लेट्स सपोज़ इस वायर की लेंथ तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन हम उस रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये दोनों लेंथ्स या दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो देखें यहाँ भी वायर की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड का तो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो हम उस रीजन की बात कर रहे हैं जिस रीजन में आपके साथ दोनों फील्ड्स आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो हम सिर्फ उस रीजन की बात कर रहे हैं, और वो लेंथ आपके साथ जितना ज़्यादा होगा तो इंटरेक्शन भी उतनी ज़्यादा होगी, तो फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा। और स्टूडेंट्स, चौथी ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पर भी। मतलब ये वायर की ओरिएंटेशन या वायर के एंगल पर भी डिपेंड करता है। और स्टूडेंट्स, ये बात ऑब्ज़र्व हुई ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स कि जब आपके साथ मैग्नेटिक फील्ड और वायर ये दोनों आपस में पैरेलल थे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वायर में जो करंट गुज़र रहा है, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल थे तो उस वक्त इस वायर पे किसी किस्म का मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था। और जब ये बात देखी गई कि जब मैग्नेटिक फील्ड और वायर आपके साथ क्या थे, परपेंडिकुलर थे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट जो है वो कौन सा एंगल बना रहा था, 90 का। तो उस वक्त फिर उस पर मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा था वो मैक्सिमम एक्ट कर रहा था। मतलब थीटा इज़ इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फोर्स 0 थी, और थीटा इज़ इक्वल टू 90 पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम थी। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉपर्टी है कि 0 एंगल पे 0 रिज़ल्ट और 90 एंगल पे मैक्सिमम रिज़ल्ट, ये प्रॉपर्टी आपके साथ साइन थीटा में मौजूद है। तो मैग्नेटिक फोर्स फिर किसको प्रोपोर्शनल हो गया, साइन थीटा को प्रोपोर्शनल हो गया। और स्टूडेंट्स, ये जो तमाम 4 प्रोपोर्शनैलिटीज़ हैं फिर इनको हमने कंबाइन किया, और वहाँ से आपके साथ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला आ गया IBL साइन थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपके साथ साइन थीटा आया है, और आप रिज़ल्ट को देखें, रिज़ल्ट है भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और आपके साथ प्रोडक्ट में साइन थीटा आया है। मतलब आप इस रिज़ल्ट को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, इस रिज़ल्ट को आप रिलेट कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। और क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आपको फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम शो करते हैं A क्रॉस B से, और इसका रिज़ल्ट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ रिज़ल्ट तो वेक्टर क्वांटिटी है,
तो वो तो मसला नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स में क्रॉस प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स होने चाहिए। और आप अगर इन इंडिविजुअल्स की बात करें, अगर आप आई की बात करें तो आई तो असल में क्या है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप बी की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो चलें वो तो आपके साथ क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन अगर आप लेंथ की बात करें तो लेंथ भी क्या है, लेंथ भी आपके साथ स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए या क्रॉस प्रोडक्ट को इंक्लूड करने के लिए हमें कम से कम 2 वेक्टर्स की ज़रूरत है। अब एक वेक्टर तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन दूसरा वेक्टर हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम क्या करते हैं कि ये लेंथ स्केलर को हम लेंथ वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे लेंथ स्केलर को लेंथ वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं? लेंथ वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो उसी लेंथ का होता है, लेकिन हम उसके साथ करंट की डायरेक्शन अटैच कर देते हैं। और करंट की डायरेक्शन अटैच करने से वो लेंथ स्केलर क्या बन जाता है, वो लेंथ वेक्टर बन जाता है। और उसके बाद फिर हम मैग्नेटिक फ़ोर्स को क्रॉस प्रोडक्ट के केस में लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं आई, और फिर क्या लिख देंगे, बी क्रॉस एल लिख देंगे। अब बी क्रॉस एल को ओपन करेंगे तो उससे ख़ुद ब खुद बी एल साइन थीटा आ जाएगा। तो ये आपके साथ मैग्नेटिक फ़ोर्स का मैथमेटिकल फॉर्म है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, और ये मैथमेटिकल फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से आपको वो 4 फैक्टर्स मिल जाते हैं जिसकी हमने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस में बात की थी। अच्छा, तो अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इस मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो इस मैग्नेटिक फ़ोर्स की आपके साथ डायरेक्शन कैसे होगी? तो जैसे हमने स्टार्ट में भी कहा, मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर n यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी। और n यूनिट वेक्टर जो है हम कब यूज़ करते हैं, जब भी हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वहाँ हम n यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट होता है वो दोनों इंडिविजुअल्स को परपेंडिकुलर होता है। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का रिज़ल्ट B को भी परपेंडिकुलर होगा और साथ में L को भी परपेंडिकुलर होगा। और L का मतलब करंट की डायरेक्शन। तो ये जो मैग्नेटिक फ़ोर्स है ये परपेंडिकुलर होगा B को भी, और ये मैग्नेटिक फ़ोर्स परपेंडिकुलर होगा आपके साथ L को भी। L को मतलब किसको परपेंडिकुलर होगा, करंट की डायरेक्शन को ये परपेंडिकुलर होगा। और स्टूडेंट्स, इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं और उस रूल को कहा जाता है लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अच्छा, इस लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल में हमारे जो लेफ़्ट हैंड के फर्स्ट 3 फिंगर्स हैं, जिसमें आपके साथ थंब आ जाएगा और इंडेक्स फिंगर आ जाएगी और मिडिल फिंगर आ जाएगी। इन 3 फिंगर्स को आपने म्यूचुअली परपेंडिकुलर के शेप में अरेंज कर देना है। मतलब ये लेट्स सपोज़ आपके साथ थंब आ गया, ये जो है आपके साथ मिडिल फिंगर आ गई, और इस तरह फिर आपके साथ जो है वो जो इंडेक्स फिंगर है वो आ गई। तो ये आपके साथ हो गया थंब, और ये आपके साथ हो गया इंडेक्स फिंगर, और ये थर्ड जो है आपके साथ हो गया मिडिल फिंगर। तो आपने इन तीनों फिंगर्स को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपने इनको असाइन करना है। और इसमें ये फिंगर्स किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके साथ जो थंब होगा ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फ़ोर्स की डायरेक्शन को, और यही असल में अननोन होगा, इसी को हम जो है फाइंड करेंगे। और जो आपके साथ इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और ये आपको पता होगी
ठीक है। और इसी तरह जो मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट की डायरेक्शन को, और ये भी आपको पता होगी। तो मतलब विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट हम किसकी डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे, हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। और स्टूडेंट्स, ये जो रूल हम यूज़ कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, इस रूल की स्टेटमेंट क्या है? इस रूल की स्टेटमेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field मतलब कौन सा फिंगर? आपके साथ जो इंडेक्स फिंगर है। if we allow current, if we allow current, if we allow current का मतलब कौन सा फिंगर हो गया? मिडिल फिंगर हो गया। in the presence of magnetic field, if we allow current through a wire, in the presence of magnetic field, if we allow current through a wire, magnetic force is applied. In the presence of magnetic field, if we allow current through a wire, magnetic force is applied. और मैग्नेटिक फोर्स इज अप्लाइड का मतलब आपके साथ क्या हो गया है? कम हो गया है। तो ये आपके साथ इस रूल की स्टेटमेंट है। अब इस पे मिसाल के तौर पे अगर हम एक एग्ज़ाम्पल कर लें, कंसिडर करें कि आपके साथ एक वायर है और उस वायर में जो करंट मूव हो रही है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव हो रही है, और आपके साथ इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आप कंसिडर करें कि वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस का मतलब इन टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप इस पे जो है वो लेफ़्ट हैंड फ्रेमिंग रूल अप्लाई करेंगे और अपने इंडेक्स फिंगर को आप जो है वो इन टू द पेज की तरफ पॉइंट आउट कर देंगे और अपने जो मिडल फिंगर है उसको राइट की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, तो आपका जो थंब होगा वो आपको अपवर्ड डायरेक्शन देगा। मतलब इस वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा? इस वायर में आपके साथ अपवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह आप वेरियस एग्जांपल्स में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में या उसे फाइंड आउट करने के लिए कुछ ख़ास बातें हैं, खुद आपके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप जहन में ज़रूर रखें अपने साथ। पहली आपके साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इस मैग्नेटिक फ़ोर्स के डायरेक्शन के लिए या इस लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के लिए वो ये है कि अगर आपके साथ करंट की जो डायरेक्शन होती है, अगर वो क्या हो गई, अगर वो चेंज हो गई, मतलब करंट राइट की तरफ जा रहा था, अब वो करंट मिसाल के तौर पे किसकी तरफ जा रहा है? लेफ़्ट की तरफ, जिस तरह हमने ये प्रीवियस एग्जांपल की बात की। या आपके साथ क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड की जो आपके साथ डायरेक्शन थी वो क्या हो गई, वो चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, वो भी ऑपोजिट हो जाएगी। मतलब आप इस प्रीवियस डायग्राम में देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड अप्लाई हो रहा है। तो अगर ये करंट जो है ये राइट की जगह लेफ़्ट की तरफ जाना शुरू कर दे तो फिर मैग्नेटिक फ़ोर्स अपवर्ड अप्लाई नहीं होगा, फिर आपके साथ मैग्नेटिक फ़ोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होगा। इसी तरह अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस की जगह डॉट हो जाए तो फिर भी मैग्नेटिक फ़ोर्स अपवर्ड अप्लाई नहीं होगा, फिर मैग्नेटिक फ़ोर्स दोबारा डाउनवर्ड अप्लाई होगा। तो ये पहला पॉइंट याद रखें कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए या फिर जो है वो
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाए। या का मतलब है कि और हम लगा देते हैं, मतलब दोनों में से अगर एक काम हो जाए तो फिर फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, मतलब दोनों आपके साथ एट द सेम टाइम अकर हो जाए, करंट भी चेंज हो जाए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, तो फिर स्टूडेंट्स ये फोर्स आपके साथ 2 दफ़ा अपोजिट हो जाएगा। तो जब 2 दफ़ा अपोजिट हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन वापस वही सेम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, तीसरी बात जो है आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये जो लेफ़्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, ये रूल आपको 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये रूल आपको गलत जवाब देगा। ठीक है, 2 ऐसे केसेस हैं जिसमें अगर ये रूल आपको बता दे कि फोर्स अपवर्ड है तो आपने अपवर्ड को टिक नहीं करना, आपने डाउनवर्ड को टिक करना है। तो वो 2 केसेस कौन से हैं स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसका पहला केस ये है कि ये जो रूल है ये सिर्फ़ जो है उन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है जो कन्वेंशनल चार्जेस हैं। तो मतलब ये रूल जो है सिर्फ़ किन चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ये रूल सिर्फ़ पॉजिटिव चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग, नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग, ठीक है, तो ये रूल जो है ये नेगेटिव चार्जेस के लिए नहीं है, ये रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए है। तो नेगेटिव चार्जेस के लिए अब आपने क्या करना है, आपने यही रूल अप्लाई करना है। लेकिन ये रूल जो आपको आंसर देगा मैग्नेटिक फोर्स का, आपने उस आंसर का बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो सेलेक्ट करना है। मतलब अगर इस रूल को आपने कन्वेंशनल चार्ज के बजाय एक्सपेरिमेंटल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पे अप्लाई किया तो फिर आपको इस रूल की डायरेक्शन या इस रूल का जो रिज़ल्ट है वो आपको पता होना चाहिए कि वो रिज़ल्ट गलत है और आपने फिर उसका ऑपोजिट जो है वो सेलेक्ट करना है। तो ये पहला केस है जिसमें ये रूल आपको गलत जवाब देगा। दूसरा केस जिसमें ये रूल आपको गलत जवाब देगा वो ये है कि अगर आपसे मैग्नेटिक फोर्स मांगा जाए ऑन द मैग्नेट, मैग्नेटिक फोर्स वायर पे नहीं मांगा जाए बल्कि किस पे मांगा जाए, मैग्नेट पे आपसे फोर्स मांगा जाए, तो स्टूडेंट्स आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ का, अगर वायर पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगा तो ऑटोमेटिक बात है कि मैग्नेट पे फिर अपवर्ड फोर्स अप्लाई होगा। तो ये रूल जो हमारे साथ है ये वायर के लिए है, ये मैग्नेट के लिए तो है नहीं। तो अगर इस रूल को हम वायर पे ही अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर हमें ये रूल बता दें कि वायर पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ है तो ऑटोमेटिकली फिर मैग्नेट पे आपने उसका क्या लेना होगा, मैग्नेट पे आपने उसका ऑपोजिट लेना होगा। तो इस दूसरे केस में भी आपने फोर्स के जवाब को फिर क्या करना होगा, ऑपोजिट करना होगा। स्टूडेंट्स ये जो आपके साथ मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है Fm = I/B/L sin थीटा, अगर हम इसमें थीटा की जगह 90 डिग्रीज पुट कर दें और थीटा की जगह 90 डिग्रीज तब होगी जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों को परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, तो फिर आपके साथ मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू हो जाएगी I/B/L, ठीक है। और यहाँ से स्टूडेंट्स फिर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन करते हैं और वो है मैग्नेटिक फोर्स डिवाइडेड बाय IL, और यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के यूनिट को भी फिर डिफ़ाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट को हम टेस्ला कहते हैं और टेस्ला किसकी इक्वल होगा, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर इंटू 1 मीटर। और इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे, हम इसको ऐसे डिफ़ाइन करेंगे
कि आपके साथ एक मिसाल के तौर पे नॉर्थ पोल है, दूसरा आपके साथ क्या है साउथ पोल, और उसने क्या बनाई हुई है अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या रखा है एक वायर। अच्छा, उस वायर से कितनी करंट गुज़र रही है? उस वायर से करंट गुज़र रही है 1 एम्पियर की। उस वायर की लेंथ कितनी है? उस वायर की लेंथ 1 मीटर है, और 1 एम्पियर की करंट 1 मीटर लेंथ के साथ अगर इस वायर पे फोर्स कितना अप्लाई हो जाए, इस वायर पे फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई हो जाए, तो फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 1 टेस्ला होगी। तो मतलब हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेट इज़ 1 टेस्ला if 1 Newton of force is applied on a 1 meter wire having a current of 1 ampere। दोबारा एक दफ़ा सुन लें कि द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेट, मतलब इस फील्ड की हम बात कर रहे हैं, ये 1 टेस्ला तब होगी जब ये एक्सटर्नल मैग्नेट इस वायर पे कितना फोर्स अप्लाई करे 1 न्यूटन की, और इस वायर के बाकी डायमेंशंस कैसे हो, इस वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उस वायर से करंट कितनी गुज़र रही हो 1 एम्पेयर की। स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर का ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हुआ। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज के बारे में होगा। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।